गौरव। आ रहा है सर, आ रहा है। चलिए ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे अभी स्क्रीन पे थोड़ी देर में। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, आई होप दिख रहा होगा। गौरव, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, तो म्यूट कर लो। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिनेरियो फॉर एनी कंट्री। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, देखिए एक्चुअली देखा जाए तो हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा, इनफैक्ट हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पढ़ा पिछला टॉपिक। अब अगर आप ये देखो, इन सब में कुछ ना कुछ कमियां जरूर थी। जब हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा तो हमने उसमें पढ़ा कि बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि उसमें एक आदमी अकेले काम करता है, पैसे की कमी थी। फिर हमने पार्टनरशिप पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी पैसे की लिमिटेशन थी। फिर हम लोग ने पढ़ा जो है कोऑपरेट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा, उसमें तो पता ही है। उसमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम अपनी पुश्तैनी जमीन पे ही बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं। तो उसमें भी कमियां थी, बिकॉज जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है जो कि आपकी पेरेंटल मतलब ग्रैंडफादर से मिली हुई है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसी पे आप बिजनेस कर सकते हो। तो इट इज अ डिमेरिट ऑफ एनी बिजनेस। और फिर हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मेंबर्स बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, एक लिमिटेशंस होती है। तो ये भी एक नुकसान हमने पढ़ लिया। अब आज का जो टॉपिक है ये सारी कमियों को दूर कर देगा, यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। बेसिकली स्टूडेंट्स, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है, सोल प्रोप्राइटर में जो कमियां थी, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, पार्टनरशिप में जो कमियां है, इन सब कमियों को ओवरकम कर देता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो सवाल ये उठता है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है क्या। लोग स्क्रीन पे देख सकते हो आप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आर इमर्ज टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सोल प्रोप्राइटर की प्रॉब्लम थी ना, इसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया। और पार्टनरशिप और एंड ऑल वॉट एवर वी हैव लर्न, इन सब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट किया जाता है, और ये इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन देखें तो कंपनी, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, यानी कि लोग अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और इसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस है स्टूडेंट्स, परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। अब ये सब एक एक करके हमें समझना होगा वन बाय वन। सबसे पहले हम समझते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन। देखिए कंपनी की खास बात क्या है ना, कि ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। यानी कि अगर आप कंपनी के अंदर जुड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, शेयर्स खरीद लेना है कंपनी का, तो आप उसके मेंबर बन जाओगे, पार्ट बन जाओगे। तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, जो भी इसमें जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। नोबडी इज गोइंग टू फोर्स यू फ्रॉम ज्वाइनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर कोई जबरदस्ती नहीं होती है, ये वॉलंटरी है। बहुत सारे लोग मिलके इसको जो है करते हैं स्टार्ट, हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो एग्जिस्टेंस है, ये लीगल एग्जिस्टेंस इसका सेपरेट है। मतलब ये अपने नाम से जमीन खरीद सकती है, बेच सकती है, कोई भी इसको रोकने टोकने वाला नहीं है। और किसी की डेथ हो जाए, कोई मेंबर, कोई इसका ओनर जिसने पैसा लगाया, वो बिजनेस को जब मन करे छोड़ के जा सकता है। इसके वजह से बिजनेस कभी क्लोज नहीं होगी, इसकी सबसे खास बात। एंड हैविंग अ कॉमन सील, और इसका एक अपना खुद का कॉमन सील होता है। आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ये हमारा इसका एक कॉमन सील है, जो आप हमेशा देखोगे बिजनेस के अंदर होता है। लेकिन अभी इसको, ये कॉमन सील को कंपलसरी नहीं रखा है। पहले इसको कंपलसरी रखते थे, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें, अच्छे से पढ़ोगे आप, तो इसको 2013 एक्ट के बाद इसको हटा दिया गया है, और ये बोला गया है कि कंपनी चाहे तो एक अपना कॉमन सील रखे या ना रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक एक करके हम समझते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्संस की, जिसका अपना खुद का पावर होता है, अपने नाम से जमीन खरीद सकती है, बेच सकती है, अपने नाम से डिस्प्यूट को कैरी ऑन कर सकती है, केस लड़ सकती है, किसी को सजा दे सकती है। कोई एम्प्लॉय इसका या फिर कोई ओनर जो है, वो जब मन करे आ सकता है, जा सकता है। और इसका परपीचुअल सक्सेशन है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, लगातार चलते रहने वाला। ये वाला जो देख रहे हो ना, परपीचुअल सक्सेशन, बिजनेस जो है, हमेशा जो कंपनी है, दैट विल रन फॉर एवर। इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप और क्लोज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड। ये कभी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। अगर मान लो कंपनी को नुकसान भी हो रहा है, मालिक इसका चला जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
कई बार तो ऐसा भी होता है कि कंपनी अपने ही मालिक को निकाल देती है, जा जा चा चा करता है, और फिर वो कंपनी चलती रहती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में मिलके और कंपनी का जो मेन जिसने स्टार्ट किया था, हो सकता है उसी को निकाल दें वो बाहर। तो इससे कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, कंपनी हमेशा के लिए चलती रहेगी। और हर एक कंपनी का अपना एक कॉमन सील होगा, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी तो मुर्दा है ना, मरी हुई है, कोई ह्यूमन बीइंग लिविंग थोड़ी ना है जो बोलेगी। तो इसीलिए मान लेते हैं कि कंपनी ने कोई जमीन खरीदा, तो कोई मुझे स्टूडेंट बताओ, अगर मान लो कंपनी ने जमीन खरीदा, तो क्या वो उठ के साइन करेगी खुद? मुझे कौन बताएगा? क्या कंपनी खुद लिखेगी कि मैं खरीद रही हूँ? कौन करेगा इस काम इसका को? होगा ना ये तो, हाँ जी। पार्टनर्स। सर जो तो सील बोर्ड ऑफ होगी, स्टैंप होगा, वो यहाँ करेगा। पे पार्टनर, सुनो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे पार्टनर की बात नहीं चलती। यहाँ पे पार्टनर्स नहीं होते, यहाँ पे ओनर्स होते सर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। हाँ बोलो। जो ये कॉमन सील है, ये कंपनी का स्टैंप होगा, खुद का कंपनी का साइन, जिस नाम से वो ले रही है प्रॉपर्टी कोई, तो वो मैं सील लगेगी। मैं अग्री हूँ इस बात से। तो मैं ये कह रहा हूँ, मान लो कंपनी ने 40 करोड़ की जमीन खरीदी। अब बताइए कैसे, कौन, मतलब कंपनी तो साइन करने वाली नहीं है, तो क्या होगा, मतलब कौन इसकी सील जिम्मेवारी लगेगी, लेगा? कंपनी की सील ओनर साइन लगेगी। करेगा सर। अच्छा ठीक है, कंपनी की सील लगेगी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जहां पे जो यस सर। जमीन के कागजात खरीदे गए। देखो, आप जब कभी प्रॉपर्टी खरीदते हो जाके, तो आप जैसे मान लो आपकी मम्मी के नाम से जमीन खरीदी गई, या आपने अपने पापा ने अपने नाम से खरीदी, तो जो भी उसका मालिक होता है, आपने देखा होगा प्रॉपर्टी के कागजों पे आपके मम्मी या पापा या जिसके भी नाम से जमीन होगी, उसके नाम का साइन होगा, उसका नाम लिखा रहता है और उसने साइन किया होता है, अपना फोटो लगाया होता है ना। अब कंपनी तो ऐसा कर नहीं सकती, तो कंपनी क्या करती है, एक अपना कॉमन सील रखती है, जो हर जगह उसका सील चलता है। और जो भी उस समय ऑफिसर होगा इंचार्ज, जो भी सीनियर पोस्ट पे होगा, जिसकी देखरेख में चल रहा होगा वो काम, वो उसके ऊपर अब स्टैंप मार देगा और अपनी साइन कर देगा। और स्टैंप मार के साइन करने का मतलब है कि वो साइन कंपनी की है और उसकी जिम्मेवारी कंपनी की है। कल को मान लो वो जमीन के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, झगड़ा होता है, और जिससे वो जमीन खरीदी गई है उसने केस फाइल कर दिया कि ये जमीन गलत तरीके से खरीदी गई, पूरा पैसा उसका नहीं चुकाया गया, तो जिसने साइन किया ना आदमी ने, हो सकता है वो कंपनी छोड़ के 1 साल के बाद चला जाए और केस 2 साल 4 साल के बाद ओपन हो, तो उसको थोड़ी ना बुलाएंगे, वो तो जा चुका है, या हो सकता है वो मर भी गया हो। तो ऐसे में वो केस कंपनी के ऊपर चलेगी, क्योंकि कंपनी का कॉमन सील लगा हुआ है और कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है और कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस है, तो इसीलिए कंपनी के नाम से ही वो केस चलेगी। ठीक है, तो आज की डेट में जब मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कॉमन सील को सुप्रीम कोर्ट ने कभी वर्डिक्ट आया है 2013 में ही, मेरे ख्याल से अक्टूबर वाले मंथ में, कि शायद 10 अक्टूबर के आसपास, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि इसमें अमेंडमेंट आया है 2014 में, कि इसमें कहा गया है कि कॉमन सील को हटा दिया गया है। और कंपनी ने ये वर्डिक्ट दिया, मतलब कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि अगर कंपनी चाहे तो अपना कॉमन सील बिना लगाए डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देगी, यानी कि जो भी अथॉरिटी या अथराइज पर्सन है, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा और जरूरी नहीं है। लेकिन ये समझ लीजिए कि अभी भी आज के डेट पे भी कंपनी ने, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मना करा हो, लेकिन एक आदत पड़ गई है कि कंपनी का वहां पे कॉमन सील लगा के और साइन किया जाता है। आपने स्कूल में भी देखा होगा, कई बार आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कराते हो, एप्लीकेशन साइन कराते हो, तो स्कूल का स्टैंप लगता है और फिर उसमें टीसी या इन सब पे प्रिंसिपल सर की साइन होती है। तो वो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल के नाम आ जाती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल वहां काम कर रहा है वो रहे ना रहे इसकी क्या गारंटी है। लेकिन कंपनी, इसी तरह से कंपनी जो है हमेशा के लिए रहेगी, तो ये रूल बनाया गया है ऐसे। ठीक है, अब देखो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। देखो, कंपनी के लॉ बेटा बदलते रहते हैं, समय समय पे कंपनी के बदलाव होते जा रहे हैं। आप अगर देखो तो बहुत सारे प्रीवियस लॉज हैं, इनको लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने रखा हुआ है। ये वाले पॉइंट्स आप नोटबुक में मन करे तो लिख लेना, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। इसमें ये बोला है कि पहले हमारे कोई भी एक्ट है ये सब लागू होंगे, ऐसा नहीं है कि ये एक्ट लागू नहीं होंगे। हमारा कंपनीज एक्ट 1866 है ना, 1882, 1930, 1956। तो अगर आप देखोगे आजादी के बाद हमारा ये 1956 वाला एक्ट लागू होता है, तो जो भी कंपनी के अंदर एक्ट लिखा गया ये सब लागू होगा। इसके बाद हमारा 2013 में एक्ट को बदल दिया गया है, कंपनीज एक्ट को, और इसमें बहुत बदलाव किए गए हैं, तो ये भी एक्ट लागू होगा। तो जो जो चीजें बताई गई हैं इन सारे एक्ट में,
वो सब कंपनी की डिफाइन करती हैं और कंपनी को मानना पड़ता है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कंपनी के फीचर्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इससे और कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा। देखिए, इस कंपनी का सबसे पहला खूबी ये है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन। कहा गया है कि अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। कह रहा है कि कंपनी जो है एक कानून के द्वारा बनाया गया है, यानी कि क्रिएटेड बाय लॉ है, लॉ ने इसको बनाया है और ये इंडिपेंडेंट है अपने मेंबर से, यानी कि इसको अपने मेंबर से कोई खास लेना देना नहीं है। एंड इट कैन ओन प्रॉपर्टीज, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है कंपनी, है ना, बोरो कर सकती है फंड्स, बहुत सारा पैसा उधार ले सकती है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है अपने नाम से। तो अगर कोई कंपनी अपने नाम से जमीन खरीदती है या बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो वो सारा का सारा काम कंपनी का अपना नाम से होगा और कंपनी उसकी जिम्मेवारी लेगी। जैसे मान लीजिए एक हाईवे बनने वाला है अपने, पता है किसी को, नजफगढ़ से ये जो मंदिर है साईं बाबा का, यहाँ से एक हाईवे निकलेगा, किसी बच्चे को पता है? नहीं। मेरी आवाज आ रही है बेटा? एक बच्चा बता दो जरा, साक्षी। यस सर। हाँ ठीक है, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि कंपनी ना अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट लेती है। अब जैसे ये नेशनल हाईवे एक बन रहा है हमारे यहाँ, ये साईं बाबा मंदिर है ना, यहाँ से सीधा होते होते ये अपना इधर श्याम विहार के बीच में से निकलते हुए सीधा गुड़गांव से होते हुए चला जाएगा, कहाँ पे, कटरा। ये जाएगा अपना अमृतसर से होते हुए, तो यहाँ से अमृतसर से होते हुए सीधा कटरा चला जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी कंपनी ने लिया है। अब इसके बीच में जितने भी घर आएंगे, रास्ते आएंगे, तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। अगर मान लो कोई केस करता है कि मेरा घर खाली नहीं कराया जाए, मेरा जबरदस्ती खाली कराया गया, या मेरे को पैसे सही नहीं दिए गए, तो ये सब कंपनी के नाम पे होगा। अब कंपनी इनके सबके केस लड़ेगी क्योंकि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ली है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि एक कानून के द्वारा बनाई गई है, अपने मेंबर से काफी अलग है, अपने नाम से जमीन खरीद सकती है, उधार ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है और ये सारा का सारा अपने नाम से लेगी। और ये नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसके सारे काम नेचुरल पर्सन वाले हैं, जो एक नेचुरल आदमी करता है कि जमीन खरीदना, बेचना, अपने नाम से कोई एग्रीमेंट बनाना, है ना, और केस लड़ना, ये सारा का सारा काम एक नेचुरल पर्सन की तरह कर रही है, लेकिन ये फिर भी आर्टिफिशियल है। तो इसीलिए इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, क्योंकि ये कानून के द्वारा बनाई गई है, रियल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग का जन्म होता है वैसे नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाई गई है और हमने इसका नाम दी है। तो बाय नेचर अगर आप देखो तो ये इम्पॉसिबल है, बाय नेचर नहीं है, इसका नाम हम लोगों ने दिया है और हमने इसे क्रिएट किया है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को डाउट है कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं? नहीं। नो सर। चलिए, वेरी गुड। दूसरा आता है इसका फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके बारे में कई बच्चों ने पूछा हुआ पहले भी। इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि कंपनी, अगर आप देखो, एज द कंपनी इज रजिस्टर्ड बॉडी, इट इज ट्रीटेड एज लीगल पर्सन। क्योंकि कंपनी जो है एक रजिस्टर्ड बॉडी है, तो इसीलिए आप देखोगे इसको ना हम एक लीगल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। एंड इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ द ओनर्स। और इसके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होती है, ये मालिक से अलग होती है। यानी कि कंपनी के नाम पे जितनी भी जमीन होगी, बिल्डिंग होगी, फैक्ट्री होंगी, वो सब कंपनी अपने नाम से चलाएगी। कल को अगर इसका मालिक कहता है कि मैं इस कंपनी में नहीं रहना चाहता हूँ, तो कंपनी कहेगी ठीक है, टाटा बाय बाय, मत रहो, जाओ, निकलो, और किसी और को रख लेगी। तो ऐसे ही होता है कंपनी के अंदर। जो ओनर उसका होगा, बेसिकली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक पार्ट होता है, तो वो अपना हिस्सा लेके कभी भी कंपनी से जा सकता है। इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी उसका हिस्सा दे देगी, वो अपने शेयर्स को मार्केट में कैश करवा लेगा और अपने शेयर्स को वापस मार्केट में बेच के चला जाएगा। तो शेयर्स उसके मार्केट में ही रहेंगे, बस वो बदले में पैसा लेके चला जाएगा और उसके शेयर कोई और खरीद लेगा। तो इसमें कोई कंपनी का नुकसान तो होने वाला नहीं, कंपनी वैसे ही चलती रहे। सबको आ गया सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब? कि कंपनी अपने नाम से चलती है, किसी और के भरोसे नहीं रहती, और इसका अपना खुद का कानूनी हक है, और इसीलिए अपने नाम से जमीन खरीदेगी, बेचेगी, इससे कोई लेना देना नहीं है दूसरे को। तीसरा तीसरा इसका फीचर है फॉर्मेशन। अगर आप देखो, फॉर्मेशन बहुत ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पहली बात तो ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही ज्यादा महंगा होता है स्टूडेंट्स। इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स।
साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसके ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं और ये बहुत मुश्किल काम है। आपको 50 तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, या फिर पिछले जो भी प्रीवियस लॉज हैं, चाहे वो 1956 का लॉ हो या 88 वाला लॉ हो, 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग इसको अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 1956 वाले एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी जब भी स्टार्ट होगी उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और ये कंपलसरी है, कोई भी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकती। और जो जो उसमें डॉक्यूमेंट्स लिखे गए होंगे, चाहे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसको बनाने पड़ेंगे। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या है। बस आपको इतना समझ लेना है कि वन ऑफ द फीचर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनी इज वेरी टिपिकल and it requires lot of time and it is very hard process and it is very expensive also. It requires lot of money to form a company. I hope सबको क्लियर हो गया होगा। तो बेटा हमने 3 चीजें पढ़ ली कंपनी के बारे में। एक हमने पढ़ा कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सिर्फ नाम इसको हमने दिया है, लेकिन ये एक नेचुरल पर्सन की तरह सारे काम कर सकती है, लेकिन इसके अंदर प्राण नहीं है, ये हमारी तरह बोल नहीं सकती, खा नहीं सकती, तो इसीलिए एक नेचुरल पर्सन। दूसरा हमने पढ़ा कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका जो है अपने कानूनी नाम है और उसके नाम से चलती है। ये अपने नाम से जमीन खरीद सकती है, बेच सकती है, कोई एग्रीमेंट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। फिर हमने पढ़ा फॉर्मेशन। हमने पढ़ा कि कंपनी का जो फॉर्मेशन है बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसको बनाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन कराने पड़ते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, चाहे वो हम 2013 एक्ट की बात करें या 1956 एक्ट की बात करें। फिर मैंने पहले भी बताया था, इट इज अ परपीचुअल सक्सेशन। ये जितने भी फीचर है ना आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी जो है लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है और इसीलिए इसका जो एग्जिस्टेंस है इसको हम लोग बंद नहीं करा सकते, इसका मालिक बंद नहीं करा सकता, सिर्फ कानून ही इसको बंद करा सकता। ठीक है, तो किसी मेंबर के, किसी ओनर के मरने से, पागल होने से, इंसॉल्वेंट होने से, ल्यूनेसी, अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है किसी मेंबर को या कंपनी के किसी एम्प्लॉय को या मेंबरों को, तो इससे कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी तभी बंद होगी जब कानून इसको अलाउ करेगा। तो इसमें यही है कि कंपनी जो है परपीचुअल सक्सेशन है, ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी, किसी के आने और जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता एंड इट विल कैरी फॉर एवर। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी यही खास बात थी, जब तक 10 मेंबर हैं कंपनी चलती रहेगी। ऐसे ही जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां हैं ये भी फॉर एवर चलती रहेंगी, कोई भी मेंबर आए जाए, इट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इसका मालिक, जैसे मान लीजिए अगर कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी, कोई का किसी का भी नाम ले लो, और उसका मालिक कल अचानक आज ही हार्ट अटैक हो जाता है और मर जाता है, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? आंसर है नहीं, कंपनी कभी बंद नहीं होगी। अब जैसे ये देखिए जियो, जियो कंपनी है, इसमें मुकेश अंबानी का बेटा जो है आकाश अंबानी, अब ये जियो फाइबर्स वाला जो है ना अभी प्लान आ रहा है, आप देखोगे जियो फाइबर्स का नया जो प्लान लेके आई है जियो कंपनी, उसने बोला है कि 399 रुपीज में मैं 30 MBPS की स्पीड से अपने कस्टमरों को 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दूंगी, अगर उनको पसंद आता है तो उसको कंटिन्यू कर देंगे, सारा सेटअप वगैरह हम ही लगा के जाएंगे। अब ये आकाश अंबानी के अंडर में आती है और ये कंपनी ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है और घर घर में पहुंचाने का इनका वो है। तो आप भी चाहो तो इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, 1 सितंबर से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अब मान लेते हैं कि आकाश अंबानी की डेथ हो जाती है, तो क्या ये आपके घर में कनेक्शन हट जाएगा? आंसर है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी तो फॉर एवर चलती रहेगी, कंपनी को क्या फर्क पड़ने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी तो चलेगी। बेशक आकाश अंबानी मर जाए, कोई और संभाल लेगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए कहा गया है कि ये परपीचुअल सक्सेशन है, कोई आए जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी फॉर एवर चलेगी। आपका जो कंपनी ने एग्रीमेंट बनाया है कि हम 399 में इतना MBPS देंगे, फिर 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन है, ये सारे रूल तब भी लागू होंगे जब इनकी डेथ हो जाए। तो इसीलिए इस तरह की जो कंपनियां ये कंटिन्यूअस चलती रहेंगी लगातार। किसी बच्चे को कोई डाउट? एक बार कोई बच्चा यस नो जो भी है बोलो। सर चलिए ठीक है, साफ आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। यस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल। फिफ्थ जो फीचर है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का कि कंट्रोल, अगर आप देखो तो जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी आर द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स,
इसके जो मालिक होते हैं ना, ज्यादातर आप देखोगे शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर खरीदा है वही इसके मालिक होते हैं, या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो सारा का सारा जो कंट्रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने वाले जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, हमारी और आपकी तरह। अब जैसे मान लीजिए आपको अगर आज शेयर्स खरीदना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, बैंक से आपको एक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कुछ एक लिमिट मिल जाती है कि इतने रुपए आपको जमा करने, और उतना अमाउंट आप कभी भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर्स खरीदना बेचना ये हो सकता है, या फिर इसके लिए एजेंट होते हैं उनसे आप डायरेक्टली बात करके शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप शेयर खरीद लोगे आप शेयर होल्डर बन जाओगे कंपनी के। तो आप जब वोटिंग होता है तो शेयर होल्डर्स मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, और वही लोग बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। सारे बड़े बड़े जो फैसले होते हैं ना कंपनी के, वो अकेला एक मालिक नहीं लेता, याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग मिलके ये डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग, उन लोगों के हाथ में कंट्रोल होता है। तो इसमें यही लिखना है कि one of the feature of joint stock company is it is controlled by board of directors, and board of directors are selected by shareholders, and shareholders कौन होते हैं? These are the people who have invested their money into the business। जो कंपनियों में जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, और यही लोग चुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, वो बड़े बड़े जो भी फैसले लेने होते हैं वही लोग लेते हैं। तो आई होप ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सबको, हाँ या ना? यस सर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट जो है फीचर ये है लायबिलिटी। अगर आप देखो जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो मेंबर्स जो है, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ओनली। जिस मेंबर ने जितना पैसा लगाया है उतने के लिए ही उसकी लायबिलिटी है। द मेंबर्स कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस ओनली इफ द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपने 5 शेयर खरीद लिए और हर एक शेयर की कीमत है 1000 रुपए, तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5000 पैसा लगा दिया कंपनी के अंदर। अब वो शेयर्स आपने घर पे रखा हुआ, और मान लो कि कंपनी डूब जाती है, कंपनी को लॉस हो जाता है, तो आपके सिर्फ 5000 रुपए ही डूबेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ 5000 का ही शेयर होल्डर हुआ। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड है। आपको अपने घर से पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो आपने कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतना ही पैसा आपका डूबेगा, अदर देन दिस आपका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने शेयर्स के पैसे नहीं दे रखे हैं, कई बार ऐसा होता है कि शेयर्स के पैसे किस्त में दिए जाते हैं। जैसे आपने शेयर्स खरीद लिए 1000 रुपए के एक शेयर, तो हो सकता है आप 5 किस्त में दो, हर एक किस्त 1000 की, तो आपने जो 4 किस्त नहीं दिया वो भी डूब जाएगा आपका, यानी आपको हो सकता है घर से देना पड़े, अगर कंपनी पहले ही डूब जाती है तब। नहीं तो आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, जितने का आपने शेयर खरीदा है उतने ही पैसे के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो, उसके अलावा आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। जबकि पार्टनरशिप में आपको याद है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, है ना, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर भी कर्ता की जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। इन सब से छुटकारा मिल जाता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, और ये अच्छी मानी जाती है। इसके अंदर मैनेजमेंट भी बहुत तगड़ा होता है, फैसले भी बड़े अच्छे अच्छे ले सकते हैं। तो ये है सारी चीज। नेक्स्ट आता है कॉमन सील। देखो ये चीज मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है कि अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। ये दो जो अमेंडमेंट आया है कंपनी का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भाई साहब, जब कंपनी, जब मैंने उसका वर्डिक्ट पढ़ा हुआ है, उसमें कंपनी ने ये काफी इसके ऊपर बहस हुई, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि एक बात बताओ, ये जो स्टैंप जो लगा रहा है ये लगा तो एक ऑफिसर ही रहा है, तो मान लो अगर वो ऑफिसर गलत स्टैंप भी लगाता है तो क्या कंपनी आके उसका हाथ पकड़ लेगी? तो आंसर है नहीं। तो ऐसे में कॉमन सील का कुछ खास रोल तो है नहीं, क्योंकि जिसको लगाना है वो तो जबरदस्ती भी लगा के साइन मार देगा, तो कंपनी तो तब भी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तो इसीलिए बोला गया कि कंपनी चाहे तो अपना कॉमन सील रखे या चाहे तो अपना कॉमन सील ना भी रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। बस ये ध्यान रखना है कि इसका एक फीचर है कि कंपनी के पास एक कॉमन सील हो सकती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इट कैन नॉट साइन इट्स डॉक्यूमेंट। देखो नीचे वाली लाइन में लिखा है कि क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये साइन तो कर नहीं सकती, तो इसीलिए जानबूझ के एक ऐसा स्टैंप रखा गया है कि कोई भी बंदा उस स्टैंप को मार देगा तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने उसके साथ सहमति जताई है, और इसीलिए कॉमन सील होना एक अच्छी बात, बट जरूरी नहीं है कि कंपनी के पास कॉमन सील हो।
नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग। अगर आप देखो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का एक और फीचर है कि रिस्क बियरिंग, द रिस्क ऑफ लॉस इन अ कंपनी इज borne by all the shareholders so that it will not become a heavy burden to them। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि जितने भी इसके शेयर होल्डर्स होंगे सब रिस्क को सहेंगे। जैसे मान लो आपने 5,000 का शेयर लगा रखा है, मैंने 10,000 का लगाया है, ऐसे ही किसी ने 1 लाख का लगाया होगा, किसी ने 10 लाख का लगाया है, किसी ने 1 करोड़ लगा रखा है, किसी ने सिर्फ 100 रुपए लगा रखे हैं। तो ऐसे करते करते जितने भी लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया, अगर कल को कंपनी डूबती है तो सभी जने इसके रिस्क को बियर करेंगे। जिसने जितना पैसा लगा रखा है उतना सहेगा वो। तो इसीलिए ये रिस्क बियरिंग है और इसका एक फीचर है कि जो भी मेंबर होगा वो अपना अपना रिस्क को बियर करेगा, उसके अलावा उसको अलग से अपना रिस्क को बियर करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने 8 फीचर पढ़ लिए और मैं समझता हूँ एक बच्चा बताएगा, मैं स्क्रीन आपके सामने रख दूंगा और आप एक एक करके जल्दी जल्दी बहुत ही कम समय में समझाना है। कौन बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता रोल नंबर 17। है? सर चलिए 26। रोल नंबर 17 ने सबसे पहले बोला है तो इनको मौका मिलेगा। नाम बताना बेटा। अंशिका। अंशिका, चलिए बेटा एक्सप्लेन कीजिए, मैंने स्क्रीन सामने रखा है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का पहला फीचर। सर फर्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ, इसमें जो कंपनी है वो लॉ से क्रिएट होती है और इसके जो मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं। और ठीक है, तो आप ठीक है, मैं इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूँ। आपने बोला कि सर कंपनी जो है एक लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है। और ये खुद इसका जन्म नहीं हुआ है, इसको आदमी ने जन्म मतलब एक नाम दिया गया। ये नेचुरल नहीं है, जैसे नेचर में हम लोगों का बर्थ होता है उस तरह से इसका बर्थ नहीं हुआ। ये अपने नाम से जमीन कर सकती है, बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है और अपने नाम से ये सारा एक्टिविटी कर सकती है जैसे कि एक नेचुरल आदमी करता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक है अंशिका। दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी है उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है और वो किसी एक मेंबर पे नहीं होती। मतलब सारे मेंबर्स के पास, कंपनी के पास खुद राइट होते हैं डिसीजंस लेने का। और जो इसके एसेट्स और लायबिलिटीज है वो ओनर्स से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं बिल्कुल। यानी कि अगर कोई मेंबर जाएगा तो प्रॉपर्टी लेके नहीं जा सकता, वो खाली अपना शेयर लेके जाएगा। जैसे कोई बिल्डिंग है तो ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को बिल्डिंग में अपना हिस्सा चाहिए, मैं लूंगा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। थर्ड है फॉर्मेशन। जो कंपनी की फॉर्मेशन है वो एक टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेशन है और इसमें प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और जो 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है। बहुत अच्छा है कि इसका फॉर्मेशन बहुत ही मुश्किल है, खर्चा बहुत ज्यादा लगता है, टाइम वेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट बहुत सारे बनवाने पड़ते हैं और इसको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन। इसमें जो कंपनी है वो क्रिएटेड मतलब लॉ से क्रिएट होती है और इसमें इसको बंद करने की जो राइट्स है वो सिर्फ लॉ के पास ही है। अगर कोई मेंबर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर कोई मेंबर कंपनी छोड़ के चला जाता है तो उससे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपने ये बोला कि कंपनी जो है लॉ के द्वारा क्रिएट होती है और इसको बंद करने का अधिकार सिर्फ कानून के पास है। किसी आदमी के मरने, पागल होने, दिवालिया होने से कंपनी बंद नहीं होगी और वो लगातार चलती रहेगी। ठीक है। फिफ्थ है कंट्रोल। जो कंपनी का जो कंट्रोल है वो उनके शेयर होल्डर्स के पास होता है। ठीक है। जो कंपनी के ओनर होते हैं वो भी शेयर होल्डर्स के मेंबर होते हैं। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि देखिए जो कंपनी का जो कंट्रोल होता है ना, ये कंपनी का बेटा कंट्रोल जो होता है ये होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में या मैनेजमेंट के हाथों में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने वाले जो हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगा रखा है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने के लिए शेयर होल्डर्स का होना जरूरी है और वही लोग फैसला करते हैं कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा और कौन नहीं रहेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छा फैसला नहीं लेते
और जानबूझ के गलत फैसले ले रहे हैं और कंपनी को अच्छा नहीं करा रहे हैं, तो कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स मिलकर निकाल सकते हैं, उनके अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं और वो उनका पत्ता साफ हो जाए। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी, एक्सप्लेन करो। लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी होती है पर्सन्स की वो लिमिटेड होती है और उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होती है कंपनी में। ठीक है, ठीक है, आपने ये और बोला कि जो जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट जितना उन्होंने पैसा लगाया है। हाँ, आगे कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर, वो जब भी मेंबर्स को तभी लॉस पे करना होता है जब जो उनकी कंपनी का जो अमाउंट है एक बोलो, वेट जो कर रहा हूँ। जो शेयर है उनका अनपेड अमाउंट है। ठीक है, मैं हेल्प जो कर देता हूँ। जो, हाँ मैं समझ गया, आप क्या आप ये कहना चाह रही हो कि जो उन्होंने पैसा लगाया है एक तो वो डूबेगा, और कई बार क्या होता हाँ है जी कंपनी सर। किस्तों में पैसे लेती है। तो मान लो किसी ने 1 लाख के शेयर खरीदे, लेकिन कंपनी ने बोल रखा है कि 2 साल में आपको देना है ये किस्त, तो ये सारा पैसा उसका डूब जाएगा, बेशक उसने ना दिया, क्योंकि उसको घर से भी देना पड़ सकता है वो वाला पैसा जो उसने खरीदा था, जिसको किस्त में भरना है। यही कह रही हो ना आप, यस अंशिका? सर। बिल्कुल ठीक कह रही हो। सेवेंथ है, मैं आगे बता देता हूँ, थोड़ा टाइम की कमी है। कॉमन सील, कॉमन सील के बारे में बोला, म्यूट कर लो, मैं बता देता हूँ। कॉमन सील के बारे में बोला है कि कंपनी के पास अपना एक खुद का कॉमन सील होता है, लेकिन वो चाहे तो नहीं भी रख सकती है। और क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो अपने आप तो जाएगी नहीं साइन करने, क्योंकि इसकी आत्मा तो आएगी नहीं, जिंदा तो है ही नहीं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंपनी चाहे तो कॉमन सील रखे या चाहे तो ना भी रखे, लेकिन कॉमन सील लग जाने से ये हो जाता है कि कंपनी की सहमति है, तो ये मर्जी है कंपनी की। नेक्स्ट हमने लास्ट जो पढ़ा, रिस्क बियरिंग, हमने इसमें ये पढ़ा कि कंपनी के जितना भी पैसा लगा होता है ये शेयर होल्डर्स आपस में भुगतते हैं। तो जितने लोगों ने पैसा लगाया, अगर कंपनी को लॉस होता है तो सबके हिस्सा जो भी है, जिसने जितना पैसा कंपनी में लगा रखा है उतना ही डूबेगा। तो आपस में ये लोग रिस्क को बियर कर ले। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स, इसके एडवांटेजेस क्या है। एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट, जितना हमने फीचर्स पढ़ा उसी में से कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो अगर आपको सारे फीचर्स याद हो गए तो आप मेरिट्स और डिमेरिट्स बड़े अच्छे से बता सकते हो। सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी, सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितने भी मेंबर हैं इसके, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये अभी अभी अंशिका ने भी बताया कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। द पब्लिक मे बी एनकरेज टू इन्वेस्ट इनटू द शेयर्स ऑफ अ कंपनी बिकॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। तो जनता को बोला जाता है भाई आप कंपनी में पैसे लगाओ, आपको इसके इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी डिविडेंड मिलेगा, और आपको फायदा भी होगा इससे। तो लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन जितना पैसा आदमी ने लगाया है, मेंबर ने लगाया है, शेयर होल्डर ने लगाया है, उतने पैसे ही उसके रिस्क पे रहते हैं। तो इसीलिए इसमें सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उसको घर से देने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ शेयर होल्डर, जितना आपने पैसा लगाया उतना ही डूबेगा। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये हमने अभी नहीं पढ़ा, फीचर्स में भी लिख सकते हो उसको। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर आपकी कोई पब्लिक कंपनी है, देखो कंपनी दो तरह की होती है, हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई पब्लिक कंपनी है, तो अगर आप शेयर होल्डर हो तो आप अपने शेयर्स को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए ये मैं शेयर होल्डर हूँ और मुझे पैसा नहीं रखना है बिजनेस में, मैं चाहता हूँ कि अब ये पैसा जो है वापस ले लूं और अपने बिजनेस से हट जाऊं, तो मैं ऐसे में अपने शेयर्स को किसी और शेयर होल्डर को बेच सकता हूँ। और ये मेरा दोस्त भी हो सकता है या अनजान आदमी भी हो सकता है। The investors are attracted to purchase the shares of a company and it can be converted into cash anytime। मैं कभी भी अपने शेयर्स को बेच सकता हूँ। अगर मेरे को कोई किसी को जानता हूँ तो सीधा बेच सकता हूँ, और नहीं जानता हूँ तो मैं शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, दिल्ली के अंदर भी स्टॉक एक्सचेंज है, इसका आप एड्रेस आज पता कीजिएगा कहाँ पे है। मैं चाहूंगा कि आप खुद ही ढूंढो इसको। तो इसके अंदर आप जाके या एजेंट के थ्रू अपने शेयर्स को कभी भी ऑनलाइन भी बेच सकते हो। जैसे ही बेचोगे आपके अकाउंट में 2 या 3 दिन के अंदर पैसे आ जाते हैं, और आपका शेयर्स का जो भी रेट चल रहा होगा उस दिन, वो सारा पैसा आपको आपके खाते में आ जाएगा। मान लो आपने एक शेयर 1000 रुपए का खरीदा था, आज की डेट में वो शेयर का रेट 1500 हो गया है, तो आपको हर शेयर पे 500 की कमाई हो जाएगी, और ये आपका फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा एडवांटेज है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। जैसा कि हमने पढ़ा, कंपनी हमेशा के लिए चलती रहेगी, और कंपनी का मेंबर मरे जिए आए जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। तो इसीलिए ये परपीचुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये लगातार चलती रहेगी और कंपनी कभी बंद नहीं होगी। तो ये एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि कंपनी को कोई खत्म नहीं कर सकता। इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ अ कंपनीज एक्ट। इसको तभी लिक्विडेट का मतलब होता है खत्म करना, एंड हो जाना। कंपनी का तभी एंड होगा जब लॉ इसको अलाउ करेगा। तो इसका फैसला अगर कोर्ट देता है तभी जाके कंपनी बंद हो सकती है,
नहीं तो ये हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, ये कोई बताएगा लट्टू ये कहाँ देखा है आपने, कोई मूवी में देखा है आपने? कौन बच्चा बताएगा? हाँ बेटा, अरे भाई कौन सी मूवी में ये देखा है ये लट्टू? इंसेप्शन देखी है किसी बच्चे ने? इंसेप्शन अनम्यूट करके बताओ। यस सर। हाँ, उसमें देखा है ये लट्टू? नहीं देखा, लग रहा है कोई मूवी देखने वाले बच्चे नहीं है अपनी क्लास में। चलिए ठीक है, ये हमेशा चलता रहेगा। उस मूवी में भी ऐसे ही लट्टू का यूज किया है, देखना कभी टाइम मिलेगा तो। इट्स वेरी गुड, 3-4 बार देखना पड़ेगा समझने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट, हाँ बोलो। अगर लॉस होगा तब भी तो बंद ही होएगी कंपनी। क्या बोल रही हो? अगर लॉस होगा तब भी तो बंद ही होएगी कंपनी। नहीं बेटा, कई कंपनियां लॉस में चल रही हैं। आज आज न्यूज़पेपर में देखना, आप आज सर्च करना गूगल पे, आपको लाखों कंपनियां मिल जाएंगी जो लॉस में चल रही हैं, लेकिन बंद नहीं होती। इनफैक्ट कई बार तो कंपनी डिसॉल्व होने के बाद कोई दूसरी कंपनी कोई खरीद लेता है उसको। कंपनी कभी बंद नहीं होती, बहुत रेयर होता है कि कोई कंपनी बंद। लॉस होता है तब भी कंपनी झेल लेती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा, वो कौन सा कंपनी का घर का लगा हुआ है, लोगों का ही तो पैसा लगा हुआ है। कंपनी जल्दी बंद नहीं होती है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि कभी तो बंद हो भी सकती है। लेकिन आप ये मान के चलो कि कंपनी कभी बंद ना होने के लिए चलती है, तभी तो इसका परपेचुअल एक्सिस्टेंस है। कोई आए जाए मरे जिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए कंपनी कभी बंद नहीं होगी, और ये इसका एडवांटेज है कि कंपनी को तभी बंद किया जा सकता है जब कानूनी प्रक्रिया हो, और जब उसको कानून अलाउ करे। क्योंकि अगर कंपनी बहुत ज्यादा फ्रॉड करेगी, बेईमानी कर रही है, हर चीज में फ्रॉड है, तब ऑर्डर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आता। नेक्स्ट, स्कोप फॉर एक्सपेंशन। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि कंपनी का एक स्कोप होता है कि आप इसको बढ़ा सकते हो और विस्तार कर सकते हो। थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स अ कंपनी कैन एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। बहुत सारा पैसा कंपनी इकट्ठा कर सकती है लोगों से मांग मांग के। इसीलिए आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ना करोड़ों अरबों रुपए क्यों होते हैं? क्योंकि उसने लोगों से मांगे होते हैं, लोगों से पैसे लगे होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और कंपनी के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाते हैं, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी, लोगों को विश्वास हो और लोगों को लगता है कि कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, तो वो अपने फायदे के लिए पैसा लगाते हैं। आपको जैसे मान लो आपके पास सपोज करो 20 लाख रुपए पड़े, अगर आप बैंक में लगाओगे तो आपको 4.5% के हिसाब से मिलेगा, अगर आप एफडी में लगाओगे तो 6% के हिसाब से मिलेगा, अगर आप कंपनी में लगाते हो तो आपको 15% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, और अगर शेयर का रेट बढ़ गया तो कभी भी आप बेच भी सकते हो। तो आपको 3 जगह से फायदा है। तो इसीलिए आपको लोग कंपनी में रिस्क लेते हैं। इसमें रिस्क तो है लेकिन कमाई जम के है। मान लो आपको 3 साल 4 साल 25-25% मिला, तो आपको डबल हो जाएगा। आपने 40 लाख रुपए लगाए और आपके शेयर्स अच्छा कर रही है कंपनी, और आप अगर अपने शेयर को नहीं भी बेचते हो तो आपको 25% के डिविडेंड के हिसाब से 4 साल में आपको डबल हो जाएगा आपका अमाउंट। तो 40 लाख की जगह आपको 80 लाख 4 साल में ही मिल जाएगा। तो क्या बुराई है? घर बैठे बैठे आप कमा रहे हो, गिन लो कितना हर महीने कितने की कमाई हो गई आप। तो इसीलिए इसका फायदा है। तो लोग इसमें बिजनेस में पैसा लगाते हैं कमाने के लिए, और उनके पैसे लगाने की वजह से बिजनेस जो है एक्सपैंड करती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो जो भी कोई कंपनी अपना प्रोजेक्ट लेके आती है तो उस प्रोजेक्ट में लोग पैसा लगाते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले, एलन मस्क का ही फिर से बताता हूँ। एलन मस्क ने एक वो स्टार्टअप किया है ना, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला, दिमाग के अंदर वो कंप्यूटर का चिप लगा देंगे, और आपका मेमोरी जो है कंप्यूटर भी सेव करेगा आपके साथ साथ। अगर आप कोई चीज भूल जाते हो तो कंप्यूटर काम करेगा। क्योंकि एलन मस्क का ये मानना है, मैं उसका पढ़ रहा था, उसने ये बोला है कि कल को मशीन हमारे ऊपर कंट्रोल ले सकती है। वो देखा है ना ट्रांसफॉर्मर्स मूवी, तो उसने बोला है कि हमें पहले ही तैयार रहना चाहिए, हमारे अंदर ऐसा एक चिप लगा दिया जाए जो हमारा कंप्यूटर और हम दोनों मिलकर काम करें। तो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है एक सुअर के ऊपर, पिग के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है 4 महीने से, और वो अच्छा काम कर रही है, मेमोराइज कर रही है, उसके सब कुछ अच्छा चल रहा है फंक्शन। तो हो सकता है आने वाले 5-6 साल 10 साल 20 साल के बाद हमारे अंदर वो चिप लगेगी और हम लोग कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे एकदम। कंप्यूटर हमारी मेमोरी को ओवरटेक कर लेगा, और अगर कोई चीज भूल जाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर फीड होगा। सोचो, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ और आपने एकदम पूरा ऐसा रट जाएगा, फिर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ लिया तो सीधा जाके टेस्ट दो, फुल फुल आउट ऑफ फुल लाइन। अच्छा है ना तरीका? तो मैं इसमें पढ़ रहा था बहुत सारे लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे,
और ये कंपनी बहुत महंगी प्रोजेक्ट है, यूएस ने इसको हरी झंडी भी दे दी है कि इसको बनाओ, देखा जाएगा। क्लास, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. यस That's सर। सर। इससे क्या होता है बेटा, बिजनेस का स्कोप बढ़ता है, एक्सपेंशन बढ़ता है, बिजनेस में पैसा आता है, पैसा आप नए नए प्रोजेक्ट पे लगा सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर हिट हो गया तो मौज ही मौज है, नहीं हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आपके घर से पैसा जा रहा है, लोगों ने लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक आदमी ने ज्यादा लगाया, किसी ने कम लगाया। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या दिखता है मुझे, कि इसके अंदर जो मैनेजमेंट होता है ये प्रोफेशनल्स होते हैं। कंपनी हायर करती है अच्छे अच्छे मैनेजर्स को, इनको करोड़ों में सैलरी देती है, लाखों की सैलरी होती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सैलरीड मैनेजर्स रखते हैं, इनका बकायदा इंटरव्यू होता है और उनमें जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको चुना जाता है। आप इसलिए देखना बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो मैनेजमेंट होते हैं बहुत ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, एक एक मैनेजर 10-10 लाख महीने। हाँ जी, सर मैनेजमेंट स्कूल में भी होती है क्या? हाँ मैनेजमेंट स्कूल में भी तो होती है बेटा। जो मैनेजमेंट यानी कि जो ऊपर के पोस्ट के लोग हैं वो मैनेजमेंट को संभालते हैं, जैसे चेयरमैन सर हो गए, प्रिंसिपल सर हो गए, ये सब मैनेजमेंट का ही एक पार्ट रहेंगे। इनको भी सैलरी मिलती है और इनको सोचना पड़ता है आगे कैसे स्कूल को ले जाया जाए। ऐसी कंपनियों के अंदर भी होता है। तो कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, खरबों में पैसा होता है। तो कंपनी अपने मैनेजर्स को, हाई फाइव मैनेजर्स को रखते हैं, पूरी दुनिया में बेस्ट मैनेजर को चुनते हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत। तो इसीलिए वो सैलरी भी उनको जम के देते हैं और ये मैनेजर्स भी अपना क्रिएटिव आइडियाज लेके आते हैं। तो आप मैनेजमेंट का जब कोर्स करोगे तो आपको देखना, अगर अच्छे कॉलेज से मैनेजमेंट का कोर्स करते हो तो आपका पैकेज ही बहुत जबरदस्त जाता है। पूरे इंडिया में पिछली बार, पिछले से पिछले साल का मैंने देखा था, सबसे ज्यादा जो तनख्वाह मिली थी वो मैनेजमेंट के उसमें ही तो मिलती है। जो मैनेजमेंट के हिस्से होते हैं उनको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, जम के कमाते हैं एक सर एक महीने की। हाँ जी, आईआईएम से करने से ज्यादा बहुत ज्यादा मिलती है। हाँ आईआईएम से करोगे तो आपको तो सीधा ही लाखों में बात होती है। इसका पैकेज ही 12 लाख 15 लाख से ऊपर जाता है। जो स्टार्टिंग पैकेज होता है यही 12-13 लाख से ऊपर जाता है। और 2-3 साल अगर आप टिक गए तो फिर तो सीधा पैकेज चला जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है, 30-30 लाख रुपए मिलते हैं। आप ये देखो एनुअल पैकेज 50 लाख भी हो जाता है कई बार। तो 3-3 4-4 लाख रुपए महीने का पैकेज होता है, और क्या चाहिए। और फैसिलिटी तो पूछो मत। फैसिलिटी तो आपको सारा जो है, कार का खर्चा, आने जाने का खर्चा, घर का खर्चा, घर बल्कि कई कंपनियां तो घर भी दे देती हैं। तो ये सारी चीजें फैसिलिटी देती हैं। इसीलिए इसके जो मैनेजर्स होते हैं प्रोफेशनल होते हैं और यही इसका एडवांटेज। अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे बहुत जल्दी जल्दी, कम समय है हमारे पास। एक बार मैं एडवांटेज आपको दोबारा से बता दूं जल्दी जल्दी। पहला था लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके अंदर जितने मेंबर्स हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए काम करते हैं, इसीलिए उनका पैसा ज्यादा नहीं डूबता। दूसरा, कोई भी मेंबर अगर चाहे तो शेयर होल्डर अपने कंपनी का शेयर बेच सकता है किसी और को, नहीं तो शेयर मार्केट में अपना पैसा बेच सकता है और कैश में कन्वर्ट करा सकता है। तीसरा, ये कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती, लगातार चलती रहती है, इसका सबसे बड़ा फायदा है। किसी कंपनी के मेंबर की डेथ हो, आए जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा, क्योंकि सभी जो शेयर होल्डर्स हैं इन्होंने पैसा लगाया है, तो कंपनी इनको मोटिवेट करती है कि आइए हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए। इससे एक्सपेंशन का जो है स्कोप बढ़ जाता है और कंपनी के लिए अच्छा होता है। लास्ट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो अभी मैंने बताया, कंपनी के पास अरबों में पैसा होता है, इसीलिए हायर प्रोफेशनल्स को ले सकते हैं। और ये प्रोफेशनल्स अच्छा काम करते हैं, इनके पास नॉलेज होती है और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ के आते हैं, तो इसीलिए अच्छा डिसीजन लेते हैं और सारे फैसले इनके तगड़े होते हैं। अब आ जाते हैं नुकसान। कुछ बिजनेस के जो कंपनी है इनके कुछ नुकसान भी है। पहला, डिफिकल्टी इंफॉर्मेशन, ये हमने फीचर्स में ही पढ़ लिया था कि इसको बनाना, आप बस इतना लिख देना कि इसकी जो फॉर्मेलिटी है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत खर्चा लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को अगर कोई स्टार्ट करने की सोचेगा तो बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, लैक ऑफ सिक्रेसी, कह रहा है कि जब भी कंपनी जो है मीटिंग करती है तो इसकी पब्लिक कंपनी जो है ना, ये अपने अकाउंट्स को पब्लिश करती है और इसका जो भी अकाउंट्स है, जैसे बैलेंस शीट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो गया, और जो भी इसका अकाउंट्स है जो हम पढ़ते हैं, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, ये सब जो है न्यूज़पेपर में छप जाती है, अपने साइट पे अपलोड करना पड़ता है। तो इससे पब्लिक को पता चल जाता है कि इसके पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। तो इसकी सारी सिक्रेसी लोगों को पता चल जाती है। और इसका जो मीटिंग होती है, हालांकि वो तो काफी सीक्रेट होती है, लेकिन कभी भी मेंबर इसका छोड़ के जा सकता है, तो वो दूसरे को भी जाके थोड़ा बहुत बता देगा। तो इसीलिए इसमें जो सिक्रेसी है थोड़ी सी कम होती है, और क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में इसको सारे रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं तो इसकी सिक्रेसी थोड़ी कम हो जाती है। तीसरा, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट,
देखो, द लार्ज साइज ऑफ अ कंपनी मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड क्रेडिटर। दिक्कत क्या है स्टूडेंट्स, कि कंपनी क्योंकि बहुत बड़ी है तो इसीलिए अपने कस्टमर का ना पर्सनल रिकॉर्ड नहीं, इम्पर्सनल होती है, मतलब किसी से ज्यादा लगाव नहीं रखती। ऐसा नहीं है कि उठना बैठना कंपनी का किसी एम्प्लॉय के साथ हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। कंपनी का एम्प्लॉय आता है जाता है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, तो इसीलिए ये इम्पर्सनल है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इससे क्या नुकसान है। बेटा इससे नुकसान ये है कि पर्सनल बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे अगर मान लो आप पर्सनल में क्या होता है, हम दुकान में जाते हैं तो हमें दुकान वाला अलग से ट्रीट करता है, अच्छा भाई साहब कैसे हो, आइए भाई बिस्किट लाओ भाई, इनको खिलाओ, जरा चाय पानी पिलाओ, और बोलेगा अच्छा ये वाला कपड़ा आपके लिए स्पेशल है भाई, ये तो आपका फेवरेट है, ये वो, तो थोड़ा अच्छा सा फीलिंग आती है। ऐसा कंपनी में नहीं होता है। कंपनी सबको एक नजर से देखती है, और इसमें डिफिकल्ट होता है पर्सनल कॉन्टेक्ट बनाना। आप पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि कंपनी के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और इसके फैसले मैनेजमेंट को लेना पड़ता है। इनफैक्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा रोल तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी के पैसे से वो अपना बंगला गाड़ी खरीदे, वो नहीं खरीद सकते। अगर आपका पैसा शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया तो ये आपका पैसा कंपनी के नाम पे जमा होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पैसे का इस्तेमाल अपने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बोर्ड कंपनी में 1,000 करोड़ इकट्ठे हो गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना बंगला गाड़ी खरीद के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्पर्सनल है। फिर आ जाता है न्यूमरस रेगुलेशंस। देखो कंपनी के अंदर ना बहुत सारा ऑडिटिंग होती है, रिपोर्ट्स देने होते हैं, इसके बहुत सारे मीटिंग होते हैं, सर्टिफिकेट्स बनाना पड़ता है, और सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ये सारा का सारा काम बड़ा ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए आप देखोगे कि इसमें रेगुलेशंस की वजह से बहुत सारे रूल्स हैं, कंप्लायंसेस हैं, कोड्स हैं, ऑडिट है, तो ये सब मुश्किल कर देते हैं इस काम को। तो इसीलिए ये मुश्किल माना जाता है। ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटर होता है कंपनी का, वो आके ऑडिटिंग करता है, और ये ऑडिटिंग बड़ा मुश्किल काम है बेटा। ये कॉमर्स वाले बच्चे ही बनते हैं, ऑडिटिंग का एग्जाम होता है, अगर आप सीए बनोगे तो ऑडिट ऑफिसर भी बन सकते हो, तो ऑडिटिंग करना होता है। तो ये कंपनियों के ऑडिट करते हैं, देखते हैं कोई घपलेबाजी तो नहीं हो रही है, तो अगर कोई घपलाबाजी होती है तो पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाता है। ऑडिटर अपने रिपोर्ट में लिख देता है कि ये कंपनी घपला कर रही है, तो कंपनी को फंस जाती है। नेक्स्ट आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। कई बार क्या होता है, फैसले लेने में समय लगता है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बकायदा मीटिंग करते हैं, और ये मीटिंग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, होटल्स में होती है, और इसके लिए बहुत सारा रूल ऑफ रेगुलेशन है। तो इसीलिए ये कई बार क्या होता है, फैसला लेने में देरी देखी जाती है बिजनेस में। एक और है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, रूल बाय फ्यू। होता क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सारा का सारा फैसला लेते हैं। तो आप देखोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कुछ लोग ही होते हैं, हो सकते हैं 10 हो, 15 हो, 20 तक होते हैं। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फैसला लेना होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ज्यादा पावर होने की वजह से मेन मेन फैसले वही ले सकते हैं। भले हम शेयर होल्डर्स उनको इलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मेन मेन फैसले जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते हैं। एक और आता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक नुकसान ये है कि इसमें जो है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा गया है। कई बार क्या होता है, मैनेजर और शेयर होल्डर्स के बीच में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। मान लो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और ये शेयर होल्डर है, इन दोनों के बीच में कई बार झगड़ा हो जाता है इस बात को लेके कि भाई तुम इंटरेस्ट क्यों नहीं ज्यादा दे रहे हो, डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे हो, कंपनी तो अच्छा कर रही है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना रोना रोता है कि भाई ऐसा है, इस बार हम सोच रहे हैं पैसा बिजनेस में दोबारा लगा दें, अगले बार से ज्यादा देंगे। इन सब चीजों को लेके कई बार झगड़ा होता है, और ये कंफ्लिक्ट कई बार क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नाराज हो जाते हैं शेयर होल्डर्स, तो इनका पत्ता साफ भी कर देते हैं। जब एनुअल जनरल मीटिंग बैठती है तो इनका पत्ता कई बार साफ कर दिया जाता है। तो यही था इसका डिसएडवांटेजेस। आपने एक चीज नोट किया होगा, ज्यादातर फीचर्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो इनको आपको बना के लिखना है। कई एडवांटेज है और कई डिसएडवांटेज, और जितने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आप इनको फीचर्स में भी ऐड कर सकते हो अगर टेस्ट में चाहो। तो यही था स्टूडेंट्स क्लास में आज की, और अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा अभी आर रनिंग लेट। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, हमारा ओवर हो चुका है टॉपिक, और इसकी रिकॉर्डिंग आप एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से, और नोट्स को बनाइए। ठीक है, साक्षी आपने भेज दिया है स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इतनी है क्लास, तो हम लीव कर सकते हैं क्लास। ठीक है, आप नोट्स जो है रेगुलर बनाइए।